कैफी आजमी साहब का ना एक शेर है जिसमें उन्होंने अर्ज किया है कि शगुफ्ती का लताफत का शाहकार हो तुम, फकत बहार नहीं हासिले बहार हो तुम। ये शेर और किसी चीज पर ठीक बैठती हो न बैठती हो, लेकिन एक फिल्म आई थी, शायद आपने भी फिल्म का नाम सुना हो, मुगले आजम 1960 में। ये जो शेर है ये फिल्म की हर शय पर सटीक बैठती है, इसलिए कि उस फिल्म ने जो कीर्तिमान गढ़े, जिस तरीके का सिनेमा ऑडियंस को दिया, उससे पहले और उसके बाद शायद ही हिंदी सिनेमा में ऐसा कुछ दोहराया गया हो। कहते हैं कि 1960 में अगस्त की 5 तारीख को, जो एक शुक्रवार, बंबई के मराठा मंदिर जो एक थिएटर है, वहां पर लोगों का हुजूम बैठा हुआ था और वो सुबह से इंतजार कर रहा था क्योंकि उस दिन उस फिल्म का प्रीमियर होना था। लेकिन इससे पहले कि फिल्म की स्टार कास्ट और फिल्म फैमिली से लोग जो है वहां पे शिरकत करते, फिल्म स्टार्स वहां पे शिरकत करते, लोगों ने देखा कि हाथियों का झुंड चला आ रहा है। और ये हाथी कोई जंगली हाथी नहीं थे, बल्कि बिल्कुल तैयार, उस तरीके से जैसे किसी बादशाह के कुनबे में होते हैं, और उन हाथियों पर जो है महाउत बैठे हुए हैं और वो करीने से अपने हाथ में कुछ बहुत जतन से पकड़े हुए हैं। लोगों को अजीब लगा, लेकिन ये हाथी जो है मराठा मंदिर के आगे रुके और महाउतों ने वो जो अपने हाथ में पकड़े थे वो दरअसल फिल्म की रील थी जो वो फिल्म वालों को देने आए थे, ताकि जो लोग उस फिल्म को देखने आ रहे हैं उसे देख सके। और ये इसलिए था कि फिल्म के जो निर्देशक थे के आसिफ, उनका मानना था ये फिल्म जो इतने शान और शौकत के साथ बनी है, ये फिल्म जो एक हिंदुस्तान के बादशाह और उनके बेटे की कहानी बताती है, जो शुरू से अंत तक शाही परिवेश को दर्शाती है, फिल्म का प्रीमियर भी कुछ ऐसा हो कि हर इंसान जो उस फिल्म के प्रीमियर में शिरकत करे उसे लगे कि उसने कुछ शाही देखा है, उसे लगे कि उसने ज़िंदगी में ऐसा कुछ देखा है जो पहली बार हुआ हो, और वो अपने इस अंदाजे में बिल्कुल सही बैठे। एक बार रज़ा मुराद, जिनके फादर हामिद अली मुराद ने इस फिल्म में राजा मानसिंह का रोल किया था, उन्होंने बताया था कि इस फिल्म को लेकर लोगों में दीवानगी इस कदर की थी कि फिल्म बम्बई के कई थिएटर्स में लोगों की लाइन 5 किलोमीटर तक लंबी लगती थी। लोग इंतजार करते थे। सोमवार के शो के लिए लोग शनिवार रात से पहुंचते थे, उनके घरों से डब्बा आता था, इसलिए कि मुगले आजम जो है व्हाइट में नहीं तो कम से कम ब्लैक में नहीं तो ग्रे में, जिस भी तरीके से हो, लेकिन देखा जाए। मुगले आजम फिल्म को बनाने और उसे देखने का जुनून बिल्कुल वैसा ही था जैसे के आसिफ साहब ने अपनी फिल्म में शकील बदायूनी साहब से लिखवाया था कि नगमों से बरसती है मस्ती, छलके हैं खुशी के पैमाने, आज ऐसी बहारें आई हैं कल जिनके बनेंगे अफसाने। तो आज उसी अफसाने, उसी शाहकार, उसी कहानी मुगले आजम की होगी बातचीत theLens.in के कारवां पर। मैं हूँ सुदेशना, और इस 5 अगस्त 2025 को मुगले आजम को रिलीज हुए पूरे 65 बरस होने जा रहे हैं। आज कारवां पर इस फिल्म के बनने की कहानी, इस फिल्म के पर्दे के पीछे की कहानी होगी आपके साथ, बने रहिए। मुगले आजम के बनने की कहानी जानने से पहले फिल्म के डायरेक्टर के आसिफ के बारे में थोड़ी सी मालूमात कर लेते हैं। के आसिफ यानी करीमुद्दीन आसिफ किसी फिल्मी परिवार से ताल्लुक नहीं रखते थे, बल्कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे जो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से संबंधित था। फिल्मों में उनसे पहले उनके परिवार से किसी ने भी दाखिला नहीं लिया था, लेकिन बम्बई में उनके एक चचा जान रहते थे जिन्होंने 17 साल की उम्र में उन्हें बम्बई बुला लिया, इस लिहाज से कि कुछ काम दिलवा देंगे। लेकिन वादा फिल्मों में काम दिलवाने का नहीं था, कोई ऐसा ही काम दिलवाने का था। जो भी है, के आसिफ साहब जो है वो बम्बई पहुंच गए। वहां पर चचा जान ने उन्हें दर्जी का काम सिखलाया और समय के साथ जो है उनकी एक दुकान भी खुलवा दी। लेकिन करीमुद्दीन का दिल और दिमाग कहीं और था। उनके चाचा ने देखा कि भतीजे को दर्जी के काम में कम और महिलाओं को रिझाने में ज्यादा शौक था। वक्त के साथ के आसिफ के फिल्मी रुझान का भी पता चला, लिहाजा करीमुद्दीन के चचा जान ने ही उन्हें फिल्मों में जाने की सलाह दी। इस तरह कुछ ही साल में
करीमुद्दीन आसिफ बन गए के आसिफ। और साल 1945 तक के हालात ये थे कि पृथ्वीराज कपूर साहब को लेकर उन्होंने एक फिल्म भी बना डाली जिसका नाम था फूल, और वो उस साल की सबसे हिट फिल्मों की लिस्ट में शुमार थी। ये वो दौर था जब पूरी दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर और हिंदुस्तान जो है वो आज़ादी और बंटवारे की गुंजाइश के बीच से गुजर रहा था। साल 1944 से 45 के बीच में के आसिफ को ये ख्याल आया कि मशहूर उर्दू लेखक इम्तियाज अली ताज, उनका जो एक नाटक है जिसका नाम था अनारकली, उस पर एक फिल्म बनाया जाए। हालांकि इस नाम से 2 फिल्में ऑलरेडी बन चुकी थी, एक 1928 के आसपास थी और एक 1935 के आसपास थी, लेकिन ये दोनों फिल्में अनारकली के नाम से बनी थी और के आसिफ कुछ नया रचना चाहते थे। इस लिहाज से वो इस फिल्म को बनाने की तैयारी में जुट गए। फिल्म की कास्ट भी अनाउंस कर दी गई। फिल्म इंडिया मैगजीन के नवंबर 1945 के अंक में मुगले आजम के बनने की विधिवत घोषणा की गई। इसका स्टार कास्ट भी डिक्लेयर हुआ। इसमें फाइनेंसर्स और कास्ट उस समय के हिसाब से थी जो उस दौर के सबसे पॉपुलर थे, जैसे वीना चंद्रमोहन मेन लीड में थे और अनारकली का जो रोल था वो नरगिस जो है अभिनेत्री वो निभाने वाली थी। फिल्म इस तरीके से 25% शूट भी हो गई। इस जगह पर फिल्म के डायलॉग राइटर कमाल अमरोही ने एक दुरुस्त डायलॉग लिखा है। वो लिखते हैं, जियारत को निगाहें मुंतजिर है, जियारत को निगाहें मुंतजिर है, कदम बोसी को राहें मुंतजिर है। मगर 1947 में भारत की आज़ादी और विभाजन के साथ फिल्म के शूटिंग पर, फिल्म के बनने पर बहुत बुरा असर पड़ा। हुआ ये कि फिल्म के बहुत सारे जो स्टार्स थे वो पाकिस्तान चले गए और फिल्म के जो सबसे मेजर फाइनेंसर थे शिराज अली हाकिम, वो खुद भी मोहम्मद अली जिन्ना के बहुत बड़े प्रशंसक थे। लिहाजा पाकिस्तान के डिक्लेरेशन के साथ ही वो भी पाकिस्तान चले गए। लेकिन हाँ, पाकिस्तान जाने के पहले शिराज अली ने एक बात के आसिफ को कही कि अगर उनके जाने के बाद इस फिल्म को कोई फाइनेंस कर सकता है तो कोई फिल्मी फाइनेंसर ये नहीं कर पाएगा, बल्कि एक बिजनेस टाइकून है जिनका नाम है शाहपुर जी पालन जी, उन्हें उनसे संपर्क करना चाहिए। अगर वो मान गए तो जरूर फिल्म को फाइनेंस हो जाएगा। शिराज अली हाकिम की ये बात सच हुई। शाहपुर जी पालन जी जो हैं वो फिल्म को फाइनेंस करने के लिए तैयार हो गए। उसका कारण ये था कि शाहपुर जी स्वयं भी इतिहास में बहुत दिलचस्पी रखते थे और बादशाह अकबर उनके फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक थे। इसके अलावा वो अक्सर ही बम्बई में नाटकों का मंचन देखने जाते थे और उसके कई नाटकों में उन्होंने पृथ्वीराज कपूर का मंचन देखा था। पृथ्वीराज कपूर साहब के वो मुरीद भी थे। इन दोनों बातों को देखते हुए शाहपुर जी जो है फिल्म को फाइनेंस करने के लिए तैयार हो गए। अब फिल्म पुराने स्टार कास्ट नहीं बल्कि एक नए कलेवर और एक नई स्टार कास्ट के साथ फिर से लॉन्च हुई और अब जो मेन कास्ट थी वो थी दिलीप कुमार, मधुबाला, दुर्गा खोटे और पृथ्वीराज कपूर के साथ। और हाँ, इसमें एक छोटा सा कैमियो है जो जॉनी वॉकर साहब का है और शायद अपने पूरे फिल्म करियर में ये एकमात्र कैरेक्टर है जो उन्होंने कभी रिपीट न किया हो। वहां पर फिल्म में ये आपको 1 या 2 सीन के लिए किन्नर के भेस में दिखाई देते हैं। मुगले आजम में शहजादे सलीम के बचपन के रोल की भी अपनी कहानी है। शुरू में इस किरदार को मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन साहब, जो उस वक्त बहुत छोटे थे, वो निभाने वाले थे। हुआ यूं था कि उनके जो वालिद थे उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब और के आसिफ दोनों ही एक दूसरे को पहले से जानते थे। अल्लाह रखा खां साहब मोहन स्टूडियोज़ में पेरोल पर थे, लगातार उनका स्टूडियो आना जाना होता था और इस लिहाज से के आसिफ साहब से भी उनकी मुलाकातें होती रहती थी। उन दिनों के आसिफ जो है एक बच्चे का ऑडिशन करना चाहते थे इस रोल के लिए, लिहाजा किसी ने उनको सजेस्ट किया कि क्यों ना जाकिर हुसैन साहब का ऑडिशन ले लिया जाए। अल्लाह रखा खां साहब इस बात के लिए तैयार भी हो गए और वो दिन भी आया जिस दिन जाकिर हुसैन साहब को बाकायदा सेट पर ले जाया गया और उनके ऑडिशन की तैयारी होने लगी। लेकिन उसी वक्त न जाने अल्लाह रखा खां साहब को क्या ख्याल आया, उन्होंने के आसिफ साहब से ऐलान किया कि मेरा बेटा एक्टिंग में नहीं जाएगा बल्कि वो संगीत में जाएगा। हालांकि
जाकिर हुसैन साहब के इस रोल को न करने के बाद जलाल आगा का ऑडिशन लिया गया। वो उस ऑडिशन में सफल रहे और इस तरीके से सलीम के बचपन का रोल जो है जलाल आगा ने प्ले किया। कहते हैं मुगले आजम को बनने में 16 साल का वक्त लगा। इस दौरान के कई किस्से हैं, लेकिन जो सबसे अहम है वो है के आसिफ की डिटेलिंग और ऑथेंटिसिटी की डिमांड। चाहे वो इत्र की झील हो या मोतियों से बिछी फर्श, आसिफ ने किसी भी जगह कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। यहाँ तक कि सलीम के रोल में दिलीप कुमार ने जो विग पहना हुआ था वो भी इंग्लैंड से बनकर आया था। जब प्यार किया तो डरना क्या, ये जो गीत है इसका बार बार जिक्र आता है क्योंकि ये अपने आप में एक शाहकार था। इसके ग्रैंडर की बात इसी से समझी जा सकती है कि इसके सेट को, केवल इसके सेट को तैयार होने में ही 2 साल का वक्त लगा, क्योंकि इसमें लाहौर के शीश महल का एक पूरा सेट लगा था जिसके शीशे जो है वो बेल्जियम से मंगवाए गए थे। और इस गाने का, केवल इस इकलौते गाने का बजट था 1 करोड़ रुपए। ये जो गीत है प्यार किया तो डरना क्या, जिसे शकील बदायूनी साहब ने लिखा और नौशाद साहब ने इसे संगीतबद्ध किया था, जब आप इसे सुनते हैं तो समझ में आता है कि इस गीत में एक तड़प है, एक पुकार है, एक डिफायंस है। लेकिन ये प्रभाव को लाने के लिए उस दौरान ऐसे तकनीक नहीं थे, लिहाजा संगीतकार नौशाद के पास केवल एक ही तरीका था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने माइक्रोफोन के साथ लता मंगेशकर को बाथरूम में खड़ा करवाकर इस गीत को गवाया था, ताकि इसमें जो गूंज का जो प्रभाव पैदा हो उससे उस दर्द और उस फील को समझा जा सके। इसके अलावा जब हम इस गाने में मधुबाला के डांस का जिक्र करते हैं तो आप देखेंगे कि हर एक शीशे में वहां पर मधुबाला जो है वो घूमती हुई, नाचती हुई नजर आती है। लेकिन इस जगह पर जो उनके क्लोजअप शॉट्स नहीं है, इस जगह पर मधुबाला के बजाय जो है पंडित लच्छू महाराज जो कथक गुरु थे वो डांस कर रहे थे मधुबाला के भेष में। उसका कारण ये था कि मधुबाला उन दिनों बीमार थी और दूसरी चीज वो कथक में पारंगत नहीं थी, तो इस लिहाज से जो चक्कर और तोड़ियां उन्हें लेनी थी वो कर नहीं पाई। उसकी जगह लच्छू महाराज को उनके कॉस्ट्यूम और उनका मास्क दिया गया, जिसके सहारे ये पूरा गीत शूट किया गया। यहाँ एक सीन का जिक्र करते हैं जो क्लाइमैक्स के करीब है। सीन बहुत दिलचस्प था, जिसमें बादशाह अकबर को अपने ही बेटे और वारिस शहजादे सलीम से जंग लड़ना था। सीन चालू था, सैकड़ों एक्स्ट्रा हाथी, घोड़े और ऊंटों के साथ ये सीन शूट हो रहा था। सीन बड़ा अच्छा शूट हो रहा था कि अचानक के आसिफ ने बैकअप की घोषणा कर दी। पूरा यूनिट जो था इसे सकते में था कि अचानक ऐसा क्या हो गया। तब समझ में आया कि ये जो सीन वो शूट कर रहे थे ये एक मुगल कालीन सीन था। जाहिर है उस समय इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, बिजली नहीं था तो बिजली का खंबा भी नहीं था, लेकिन सीन को शूट करते वक्त उस सीन में जयपुर के बिजली के खंबे और तार नजर आ रहे थे, जिससे सीन की ऑथेंटिसिटी खत्म हो रही थी। अब के आसिफ के पास ये चॉइस था कि स्टूडियो में इसका एक सेट तैयार करके वो इस सीन को शूट कर ले, लेकिन के आसिफ ठहरे के आसिफ। उन्होंने ये करने से बिल्कुल मना कर दिया और 3 महीने के लिए मुगल आजम की ये शूटिंग रुक गई। क्यों? क्योंकि वो 3 महीने तक जयपुर के अफसरों को मनाते रहे कि किसी भी तरीके से इन खंभों को और तारों को हटाया जाए ताकि सीन वहां पर शूट किया जा सके। आखिरी में के आसिफ की ये जिद जीत गई, अफसर हार गए और जयपुर में ही ये सीन ऑथेंटिसिटी के साथ शूट हुआ। 5 अगस्त 1960 में फिल्म मुगले आजम पूरे भारत में 150 थिएटर में एक साथ रिलीज हुई। फिल्म के प्रीमियर में बंबई के मराठा मंदिर में फिल्म के कलाकारों के साथ लगभग पूरी इंडस्ट्री मौजूद थी, सिवाय एक शख्स के, शहजादे सलीम उर्फ दिलीप कुमार के। उस वक्त सबका मानना था कि चूंकि फिल्म बनते वक्त मधुबाला और मधुबाला के पिता अताउल्ला खान से दिलीप कुमार साहब के जो संबंध थे वो बिगड़ चुके थे, इस लिहाज से वो फिल्म के प्रीमियर में नहीं आए थे।
लेकिन अगस्त 2024 को दिलीप कुमार साहब की बेगम और मशहूर अदाकारा सायरा बानो ने इस किस्से को शेयर किया इंस्टाग्राम के एक पोस्ट में। उन्होंने लिखा कि प्रीमियर में दिलीप कुमार साहब की न आने की वजह मधुबाला या उनके पिता नहीं थे, बल्कि के आसिफ, जो कि फिल्म के निर्देशक, वो थे। उसका कारण ये था कि फिल्म बनने के दौरान बगैर दिलीप कुमार की जानकारी के उन्होंने दिलीप कुमार की छोटी बहन, जो अख्तर बेगम के नाम से जानी जाती थी, उनसे चुपचाप निकाह कर लिया था। ये बात दिलीप कुमार को बेहद नागवार गुजरी, वो बहुत आहत हुए। इससे पहले भी अपनी आत्मकथा में दिलीप कुमार जिक्र कर चुके थे कि फिल्म के जो निर्देशक थे के आसिफ, वो फिल्म के बनने के दौरान मधुबाला और दिलीप कुमार के रिश्तों को कैपिटलाइज करना चाहते थे। वो चाहते थे कि मीडिया में दोनों के निजी रिश्तों की सुर्खियां बनी रहे, ताकि फिल्म को मेकिंग के दौरान भी अदद पब्लिसिटी मिलती रहे। ये दोनों ही चीजें दिलीप कुमार को नागवार गुजरी और लिहाजा उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्रीमियर में नहीं जाएंगे। और केवल इतना ही नहीं, न वो प्रीमियर में गए न उन्होंने फिल्म को देखा। सायरा बानो से उनके निकाह के सालों बाद जब फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट FTII पुणे में एक दिलीप कुमार की फिल्मों की स्क्रीनिंग रखी गई थी, तो उस दौरान सायरा बानो और दिलीप कुमार दोनों ने वहां शिरकत की और वहां पर सायरा बानो ने स्पेशल डिमांड रखी थी कि मुगले आजम की स्क्रीनिंग रखा जाए। उस समय अपनी बेगम के साथ दिलीप कुमार ने अपने रोल यानी शहजादे सलीम को पहली बार स्क्रीन में देखा था। के आसिफ के अलावा मधुबाला के साथ ये दिलीप कुमार की आखिरी फिल्म थी। यहाँ शकील बदायूनी साहब की एक नज्म है जो मुगले आजम में अनारकली के लिए लिखी गई है, लेकिन आज जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वो अनारकली के लिए कम और मधुबाला और दिलीप कुमार साहब के लिए ज्यादा लिखी गई है। इसमें शकील साहब लिखते हैं, उठे जनाजा जो कल हमारा, कसम है तुमको न देना कांधा। उठे जनाजा जो कल हमारा, कसम है तुमको न देना कांधा। न हो मोहब्बत हमारी रुस्वा, ये आंसुओं का पयाम ले लो। खुदा निगेबा हूँ तुम्हारा, धड़कते दिल का पयाम ले लो। तुम्हारी दुनिया से जा रहे हैं, उठो हमारा सलाम ले लो। मुगले आजम ये फिल्म जो गुलाम भारत में बनना शुरू हुई, आज़ाद भारत में रिलीज हुई। मुगले आजम ये फिल्म जो उस दौरान आज से 65 साल पहले 1960 की दशक में जो 1.5 करोड़ रुपए में बनी थी, उस फिल्म ने 11 करोड़ रुपए की कमाई की थी उस वक्त, जो आज के लिहाज से 3600 करोड़ रुपए के बराबर है। मुगले आजम जो 2004 में कलर्ड वर्जन में भी रिलीज हुई और आज अपनी स्क्रीन प्ले की वजह से ऑस्कर की लाइब्रेरी में शुमार है। इस पर आगे चलकर शाहरुख खान ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी जिसमें के आसिफ साहब के साहबजादे ने शिरकत की थी और उन्होंने बिल्कुल बयान किया था कि उनके वालिद का जो था किस तरीके का जुनून था इस फिल्म को बनाने के लिए। आज मुगले आजम पर इतनी बातें करते हुए, इतनी सारी किस्सा गोई करते हुए, ये ज़रूरी है कि हम उसकी एक गज़ल को सुने जो गज़ल कम और एक प्रार्थना ज़्यादा है, जिसे शकील बदायूनी साहब ने लिखा और उसे राग केदार पर नौशाद साहब ने संगीतबद्ध किया। आइए चलिए सुनते हैं। बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, गर्दिश में है तकदीर भंवर में है सफीना। बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, है वक्त मदद आई बिगड़ी को बनानी। कोशीदा नहीं आपसे कुछ दिल के फसाने, जख्मों से भरा है किसी मजबूर का सीना। बेकस पे करम कीजिए सरकारे मदीना, छाई मुसीबत की घटा गेसुओं वाले। लिल्लाह मेरी डूबती कश्ती को बचा ले, तूफान के आसार हैं दुश्वार है जीना। तूफान के आसार हैं दुश्वार है जीना। बेकस पे करम कीजिए सरकारे मदीना, गर्दिश में है तकदीर भंवर में है सफीना। बेकस पे करम कीजिए सरकारे मदीना। शकील बदायूनी।
आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और साथ ही बताइए कि क्या कोई दूसरी ऐसी फिल्म है जिसके बारे में, जिसके बनने की कहानी आप हमसे सुनना चाहते हैं। इसके अलावा आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो अगली बार तक के लिए कारवां से मैं सुदेशना लेती हूँ इजाज़त। बने रहिए theLens.in पर।